अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी विद रितेश टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिलता रहेगा, टेस्ट वगैरह सब होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस एक का कैलोरी मान सर्वाधिक है? यानी देखिए बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि विच वन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है? पेट्रोल, हाइड्रोजन गैस, ब्यूटेन या लकड़ी? तो जल्दी से जवाब देना है हर एक स्टूडेंट को। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन गैस, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस का जो कैलोरी मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देखिए बच्चों पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कितना होता है? 45,000। कितना होता है? 45,000 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये 1.5 लाख होता है बच्चों, 1,50,000 है ना, 1,50,000 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक इसी प्रकार ब्यूटेन गैस की बात करें तो इसका 11,000 होता है ना, 11,000 किलो जूल पर केजी होता है। और लकड़ी की बात करें तो बच्चों लकड़ी का जो है ये 17,000 से स्टार्ट होता है, मतलब 17,000 के आसपास ही होता है, तो 17,000 किलो जूल पर केजी। तो अब आप ही बताइए किसका कैलोरी मान सबसे ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन गैस का होता है। ठीक है, और देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से, कैलोरी मान का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कैलोरी मान का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? तो देखिए बच्चों एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए लिखा हूँ ना मैं, किलो जूल पर केजी, तो यही होता है, किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, अच्छा ये कैलोरी होता क्या है? कैलोरी मान क्या होता है? कैलोरी मान क्या होता है बच्चों? तो देखिए किसी भी ईंधन के 1 किलो के पूर्ण दहन पर उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरी मान कहते हैं। यानी किसी भी ईंधन के 1 किलो के पूर्ण दहन पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरी मान कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ जो है याद कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, कोल गैस इनका एक मिश्रण है। कोल गैस किनका मिश्रण होता है? CO2 प्लस H2, CH4 प्लस N2, CO प्लस H2 प्लस CH4 या CO प्लस N2 प्लस CH4? जल्दी से बताइएगा बच्चों। कोल गैस, जी हाँ कोल गैस पूछा है, किन गैसों का मिश्रण होता है? जल्दी से बताना है। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कोल गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस में मीथेन, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है? CO, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और CH4 क्या हो जाएगा आपका? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सही जवाब है। देखिए यहाँ पर तो पूछा था कोल गैस, तो आपने इजीली आंसर दे दिया। ठीक है, अगर आपसे यहाँ प्रोड्यूसर गैस पूछ लेता था, मान के चलिए प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछ लेता, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? देखिए ये पूछता है कभी कभी, कोल गैस देखिए आया हुआ है 2017 में, प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा जा सकता है, वाटर गैस के बारे में भी आता है ना। तो ये जितनी भी गैसें हैं इन सभी का जान लेते हैं। तो देखिए प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? कोई बता सकता है मुझे? प्रोड्यूसर गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये भी याद रखना है, CO प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी इन तीनों गैसों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ठीक इसी प्रकार देखिए एक वाटर गैस भी होता है, वाटर गैस, इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई, है ना। तो वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है बताइए? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जी हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है ये वाटर गैस। ठीक है,
बच्चों समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर मैंने 3 वाटर गैस के बारे में बताया और कोल गैस के बारे में तो बताया ही, क्वेश्चन में पूछा था। प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी मैंने बता दिया, तो आपको इन तीनों को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु है, यानी अधातु बताना है। देखिए बच्चों, एक तत्व है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। एक तत्व दिया गया है x, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन से चलते हैं। एक तत्व दिया गया है x और ये है 14 और ये जो है 28 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखिए, ये पहला ऑप्शन था, अब दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, x कोई एलिमेंट है और ये 13 है और इसका पावर 26 है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन देखिएगा बच्चों, x कोई एलिमेंट है ना, और ये 12 जो है हो जाएगा और इसका पावर 24 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार x कोई एलिमेंट है, ये 12, ये 11 है, 11 देखिए बच्चों 11 है यहाँ पे, ठीक है 11 है, और ये जो है ना ऊपर ऊपर 23 होगा, यहाँ पे ये 12 दे दिया है, गलत दे दिया गया, मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है बच्चों। अच्छा एक चीज़ बताओ, x क्या है, कोई एलिमेंट है ना, तो 14 जो है कौन सा एलिमेंट होता है, यानी किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 14 होता है, बताइए। 14 कौन होता है बच्चों, कौन होता है, आपको मालूम होना चाहिए, सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है क्या होता है, 14 होता है। ठीक इसी प्रकार 13, तो ये किसका होता है, 13 क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक इसी प्रकार 12 जो है, 12 क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक इसी प्रकार 11 जो है किसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, सोडियम का। समझ में आया। तो बच्चों अब तो बन जाना चाहिए, यहाँ पर अधातु के बारे में पूछा गया है, नॉन मेटल के बारे में। तो बच्चों आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे बच्चों कि यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। ये तीनों जो है ना बच्चों, कौन से एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो अब ये तीनों क्या है बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये सभी जो है विद्युत धनात्मक वाले तत्व धातु होते हैं। ये सभी क्या है, धातु हैं, यानी विद्युत धनात्मक वाले ये जो है तत्व धातु होते हैं। सोडियम तो क्या है, धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों सिलिकॉन है, ये क्या हो जाएगा, ये सेमीकंडक्टर होता है और ये अधातु आ जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी होता है साथ ही साथ, यानी अर्धचालक भी होता है, और ये इसको अधातु भी हम लोग कहते हैं, यानी ये नॉन मेटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। देखिए यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन था, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सोडियम हो गया, ये सभी जो है ना एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, और एस ब्लॉक के तत्व जो है विद्युत धनात्मक वाले तत्व धातु होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सही है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, कौन एक क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट है बताना है, NaAlO2 या AlOH का थ्राइस या Al2O3 या Na3AlF6, जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी, बिल्कुल फास्ट। तो जल्दी बताना है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला बताना है आपको। देखिए बच्चों क्रायोलाइट है क्या, क्रायोलाइट क्या है, तो और ऑफ एल्यूमिनियम है। क्या है बच्चों, और ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क है ये, ठीक है बच्चों। क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो देखिए एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, क्रायोलाइट होता है एक, है ना, देखिए पूछ चुका है, क्रायोलाइट के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। बॉक्साइट होता है, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना, और एक होता है कोरंडम, ठीक है। हाँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये 3 जो हैं एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। तो क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na3AlF6 होता है ना, Na3AlF6 होता है। बॉक्साइट की बात करेंगे जी, बॉक्साइट का क्या होता है, तो याद रखना है Al2O3 2H2 2H2O, ठीक है, ये होता है। बॉक्साइट का क्या होता है, Al2O3 और 2H2O होता है, ठीक है बच्चों।
अब बात करेंगे इसकी कोरोंडम की, तो ये होता है Al2O3 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों याद रखने हैं, क्रायोलाइट का भी याद रखिएगा, बॉक्साइट का भी और कोरोंडम का भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, यह धातु Cu को CuSO4 विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। आपको बताना है कौन सा मेटल है जो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित यानी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आइए यहाँ पे पहली धातु लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, पहली धातु हम लोग लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहली धातु लेते हैं सोडियम, ठीक है। तो जब सोडियम का रिएक्शन हम लोगों ने करवाया कॉपर सल्फेट से, तो ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा बच्चों सोडियम सल्फेट प्लस में कॉपर, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे जो सोडियम है ना, यहाँ पर जो सोडियम है ये CO को विस्थापित करके खुद क्या बन चुका है, सोडियम सल्फेट बन गया है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है विस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे सोडियम विस्थापित हो चुका है, तभी ना ये क्या बना दिया है, सोडियम सल्फेट बना चुका है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो सोडियम है ये काफ़ी प्रतिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से, काफ़ी प्रतिक्रियाशील है कॉपर से, इसीलिए जो है ये विस्थापित हो जाएगा इजली से, ये इजली विस्थापित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि विस्थापित नहीं कर सकता है, इसका जवाब देना है। देखिए दूसरा ऑप्शन है जिंक। तो जब जिंक का भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे CuSO4 के साथ, तो ये क्या बना देगा बच्चों, ये जिंक सल्फेट बना देगा प्लस में Cu। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर भी है ना, मतलब यहाँ जिंक जो है ये कॉपर को विस्थापित करके खुद क्या बन चुका है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया है ना। तो ये भी जो है विस्थापित हो चुका है, यानी विस्थापित कर चुका है, लेकिन विस्थापित नहीं कर सकता है ये पूछा है। और ये भी याद रखना है कि जिंक जो है ना, जिंक ये काफ़ी प्रतिक्रियाशील होता है कॉपर से, ठीक है। यानी ये देखिए ये कॉपर से सभी जो है ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, कौन, सोडियम हो गया आपका, जिंक हो गया, है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन देखिए, अगर हम लोग बात करें टीन की, है ना, SN क्या होता है, SN क्या होता है, टीन होता है। ठीक इसी प्रकार देखिए टीन है ना बच्चों, तो टीन का भी जब रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट से, तो ये क्या बना देगा, है ना, तो ये SN क्या बना देगा बच्चों, SnSO4 बना देगा, ठीक है, प्लस में Cu। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये जो है विस्थापित हो चुका है, यानी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर भी जो टीन है बच्चों, है ना, ये कॉपर को विस्थापित करके क्या SnSO4 बन चुका है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि Sn जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है कॉपर से, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए जो चौथा ऑप्शन है Hg, ठीक है। तो जब Hg का रिएक्शन करवाइएगा ना बच्चों CuSO4 के साथ, यानी जब पारा का रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, समझ में आया, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, आपको ये भी याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो Hg है ना, ये कम प्रतिक्रियाशील होता है, किससे, तो कॉपर से, समझ में आया। यानी देखिए यहाँ पर देखिए अभी मैंने बताया था, ये देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कॉपर है ना, कॉपर से ऊपर जितनी भी ये धातुएं दिख रही हैं आपको, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, ये सभी ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, लेकिन पारा जो है ना Hg वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कम प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए रिएक्ट करेगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा। तो Hg का जब रिएक्शन करवाइएगा कॉपर सल्फेट से, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा और विस्थापित नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो नई जोश के साथ।